डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जो है इकोनॉमिक सर्वे की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसका ये आज वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, आगे और भी वीडियो आएंगे। हर वीडियो में बताता रहूँगा कि कौन सा वीडियो, तो आपको पता रहना चाहिए कि इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर। आज के वीडियो में जो है हम जो वीडियो नंबर 2 में हमने हेल्थ का सेक्टर ख़त्म करा था, उसके कुछ जो है स्कीम रह गई थी, वहीं से स्टार्ट करेंगे और जो है मनरेगा तक क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। और आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक सर्वे आपके पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डिटेल वाइज चैप्टर पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने पिछला जो है आपको करा दिया था, तो इसको मैं आगे सीधा बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पूरा कम जो है एक तरीके से जितनी भी लेक्चर मैंने करा रखे हैं, उन पीछे वाले लेक्चरों को भी मैं क्या करूँगा, स्लाइड में रखूँगा, जिससे कि लास्ट वाले दिन क्या हो, आपका पूरा एक ही बार में एक ही लेक्चर में रिवीजन हो जाए और आप इनको रोक रोक के देख सकते हो। ठीक है ना, ये भी हमने करा दिया था, ये भी हमने करा दिया था, ये भी कर लिया था हमने। संकल्प कर ली थी, इसको मैंने 7 स्टार बताया था, जिसमें मेजर इनिशिएटिव है हेल्थ से रिलेटेड। 2014 से लेकर 2021 तक क्या हुआ, सारी डिटेल एक एक है। आप चाहें तो इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर लिया था हमने। RMNCH+N न्यूट्रिशन आ गया, ये भी हमने कर लिया था। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कर लिया था हमने। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कर लिया था हमने। ये रूरल हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कर लिया था। आयुष्मान भारत मिशन हमने कर लिया था। ठीक है, डी वार्मिंग और उसके इम्पैक्ट देख लिए थे हमने। डॉक्टर पेशेंट रेशियो मैंने कहा था यहाँ पे 1:1 कितना हो गया है, 834 हो गया है। ठीक है ना, क्लियर। WHO का नाम क्या है, A1:1000। यहाँ से आज की हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। मिशन इंद्रधनुष, आप सभी को पता है कि मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप लोगों को इसमें जो बच्चे हैं उनको फ्री में प्रोवाइड की जाती है 12 वैक्सीन। तो इसमें कितनी वैक्सीन है, 12 वैक्सीन। कुछ वैक्सीनों के नाम हैं जैसे कि डिप्टेरिया, पिटोरिसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल, रूबेला। ठीक है ना, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस, डायरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और यही मिशन इंद्रधनुष का बहुत सारे वर्जन भी आए हैं, जैसे कि टू रीइंफोर्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2014। 2014 की ये स्कीम है, विद एम टू रैपिड इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवर ऑफ द चिल्ड्रेन टू 90%। 90% बच्चों को इसमें कवर करना है कि भैया उनको पूरा टीकाकरण हो जाए, उससे रिलेटेड मिशन इंद्रधनुष है। पुरानी स्कीम है, लेकिन कुछ इसमें नई चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, यानी कि चौथा इसका वर्जन चल रहा है। रिसेंटली यह वर्जन जो है हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्टार्ट करा है। इसके अंदर स्पेशली हम उन बच्चों को और उन प्रेग्नेंट वुमेन को कवर कर रहे हैं जो कोविड के कारण जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया था। ठीक है, बाकी आपको ये सब याद नहीं करना कि कितने जिलों में और कितने यूनियन टेरिटरी में। आप बस ये याद रखो कि 4.0 का उद्देश्य क्या था, कि जो बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन जो आपकी इम्यूनाइजेशन के लिए रह गई थी, टीकाकरण नहीं हो पाया था कोविड-19 के कारण, उनको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 में कवर किया गया है। ठीक है, अगली स्कीम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से ई संजीवनी। ई संजीवनी एक तरीके से टेली कंसल्टेशन है, यानी डॉक्टर को आप फोन करो, अपने जो भी बीमारी है, जो भी इशू है, डॉक्टर को बताओ और डॉक्टर फोन पे ही कंसल्ट करके आपको दवाई लिख देगा। ठीक है ना, इस तरीके का इनोवेटिव जो है ई संजीवनी मॉडल है। और ऐसा मॉडल तो पहाड़ों पे बहुत अच्छा चल सकता है या दुर्गम स्थानों पे बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है, तो इसको तो पूरे देश में क्या करना चाहिए, आपका विस्तार करना चाहिए। और बिल्कुल ई संजीवनी जो है पूरे यूनियन टेरिटरी और पूरे स्टेट में क्या है, अक्रॉस द इंडिया क्या है, ये लागू किया गया है। तो संजीवनी पूछा जा सकता है, आप किस पे टिक लगाओगे, टेलीमेडिसिन सिस्टम पे। बाकी जो लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को फायदा हो। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी पुरानी है, लेकिन इसके कंपोनेंट क्या क्या है आप भूल चुके हो, और उत्तर प्रदेश पीसीएस पुरानी चीजों को पूछता है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंदर आपको LIC के द्वारा, ठीक है, आपकी जो है एक तरीके से मिनिमम पेंशन दी जाती है। ठीक है, एट द एज ऑफ 60 साल के बाद। ठीक है, और इसमें क्या है, एक तरीके से अगर हम पूरा पढ़ें, टू प्रोवाइड सीनियर सिटीजन ऑफ एज 60 ईयर और मोर एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन टर्म फॉर 10 ईयर। गारंटीड यहाँ पे क्या है, आपको पेंशन मिलेगी 10 साल तक। ठीक है,
अब दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हालांकि ये भी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए है। तो 18 से 50 जो है एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम के थ्रू फायदा भी उठाया। इस स्कीम के अंदर क्या है कि आपकी कोई भी अगर किसी भी इंसान की जिसने PMJJY योजना ले रखी है, उसकी डेथ होती है किसी भी रीजन के कारण भी, तो उसको 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज दिया जाता है। और मुझे भी लगता था कि कौन इसको लेता होगा, ठीक है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे साफ साफ बता रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जो है क्या है इस 2 लाख की कवरेज का फायदा उठाया, ठीक है ना। तो याद रखना ये एज ग्रुप कितने के लिए, 18 से 50 ईयर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। ऐसी एक और स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बोलते हैं। ये 18 से 70 साल तक के एज ग्रुप को कवर करती है। इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं एक्सीडेंटल डेथ पे, और 1 लाख रुपए मिलते हैं पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी पे। और इस स्कीम का भी फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है, ठीक। क्योंकि अवेयरनेस है, देखो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिनको अवेयरनेस है तो वो फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है, यह 2019 में आई थी स्कीम। अब आप देखते हो ना कि यूपी पीसीएस बार बार पुरानी स्कीमों को पूछता है, क्योंकि भैया वो इकोनॉमिक सर्वे में आई है, और आयोग ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। तो यूपी पीसीएस कोई ऐसा नहीं कि वन लाइनर वाला खेल है, वो वही लॉजिकल चीज पूछता है। अब क्या करेगा, इन सारी स्कीमों को दे देगा, इन सारी स्कीमों के ईयर दे देगा और मैच द फॉलोइंग बना देगा, ठीक है। और वैसे भी आपको मेंस के खिलाड़ी बनना है तो ये स्कीम याद करके चलनी पड़ेगी। अब आप सोचो सर हम कितनी सारी स्कीम याद करें, टॉप करना है, उपजिलाधिकारी बनना है तो भैया याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी मर्जी, सिंपल सी बात। सरलता है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैं समझाऊंगा आपको उतने सरलता से कि आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप केवल जो है वन लाइनर और MCQ करने के लिए तैयार हो, तो भैया वो आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी को दर्शाती है कि आप यूपी पीसीएस को सही में समझ ही नहीं पाए कि यूपी पीसीएस क्या है, ठीक है ना। GS1, GS2, GS3, GS4 लिखने वाला आएगा। 18 से सिलेबस चेंज हो चुका है, आयोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी हम आंसर राइटिंग और मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के टाइम से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण क्या रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। और दिल्ली का बच्चा, ठीक है, रिजल्ट बना दे रहा है क्योंकि वो शुरू से इन सब चीजों को पढ़ता है। उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ये 2019 में आई थी। एक तरीके की वॉलेंट्री कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ठीक है। इसमें जो है मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 3,000 रुपए की मिलेगी और 60 साल तक मिलती है, ठीक है। इसमें एज ग्रुप 18 से 40 है, यह याद रखेंगे आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसको PM स्वनिधि के नाम से जाना जाता है, ये 2020 में लॉन्च हुई थी, जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए। और ये बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना, ज्यादा लोन नहीं चाहिए, 10,000 20,000 रुपए ऐसा लोन चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या है 10,000 तक का लोन मिलता है। इवन डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर वो 10,000 रुपए 18 महीने के अंदर लौटा देते हैं तो अगला उन्हें 20,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह है भैया प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, याद रखना है इसको। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। मुद्रा योजना को मैंने पूरा कवर इसलिए नहीं करा क्योंकि वो मुद्रा मैंने बार बार पढ़ा रखा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो। मुद्रा के अंदर 3 कैटेगरी है, दोबारा आपको याद कराने के लिए। एक शिशु कैटेगरी है, एक किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी है। शिशु कैटेगरी में जो है 50,000 से कम तक के लोन दिए जाते हैं। किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। तरुण कैटेगरी में 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के लोन दिए जाते हैं। तो इन कैटेगरी को जरूर याद रखना, ये प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के अंदर ही है, ठीक है। और अगली एक और चीज याद रखो कि यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है मुद्रा लोन लेने के लिए। यह भी जो है आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एस्पायरिंग रूरल इकोनॉमी, कि भैया रूरल इकोनॉमी को क्यों हमें डेवलप करना चाहिए। आप खुद देखें इकोनॉमिक सर्वे में कितना अच्छा इंट्रोडक्शन के पॉइंट मिले हुए हैं। अगर इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन करोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको मेंस में। देखो पका पकाया मैटर है। देखो क्या कह रही है, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन इंडियाज रूरल एरिया वाज एज हाई एज 80% इन 1960। 1960 के दशक के दौरान बात करें तो भारत में ग्रामीणों की संख्या जो थी 80% तक थी, यानी ग्रामीण भारत ही हुआ करता था।
70% हो गई है 2007 में, और रिसेंटली 2021 में ये 65% हो गई है। यानी आज की तारीख में भी 65% लोग ग्रामीण हैं। तो भैया इन ग्रामीणों का विकास करेंगे तभी तो देश का विकास होगा, या केवल उन 35% से विकास हो जाएगा? ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, रूरल डिमांड जिस दिन जनरेट हो गई, रूरल इकोनॉमी जिस दिन जो है मजबूत हो गई, तो हम भैया नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या कहता है। फर्दर 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। और इसके अलावा आज की तारीख में भी 47% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, थस द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द रूरल डेवलपमेंट इज इंपेरेटिव। इसीलिए भैया सरकार का रूरल डेवलपमेंट करना बहुत ही क्या सकारात्मक है, बहुत ही जरूरी है। इतनी लाइन को एक ही बार में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अच्छा इंट्रोडक्शन चाहते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा ही कुछ इंट्रोडक्शन लिखा करो जब रूरल डेवलपमेंट या रूरल इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होता है तो। ठीक है। अब आप देख लो इससे अच्छी चीज, जैसे पिछले लेक्चर में हमने हेल्थ में देखी थी, अब देखो रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है। कितना प्यारा डायग्राम है, जो ना किसी किताब में मिलने वाला, ना किसी न्यूज़पेपर में मिलने वाला। ठीक है। ये इकोनॉमी सर्वे मिलने वाला है। शुरू करते हैं। देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल पीपुल की हम कैसे सुधार रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम 22 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के द्वारा हमने बेनिफिट किया है, लाभ प्रोवाइड किया है, जिससे कि उनकी हेल्थ केयर में क्वालिटी क्या है आई है। ठीक। दूसरा, ऑल वेदर रोड बनाई जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री जो है आपकी, ये जो है ना उन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक करी है, ग्रामीण सड़क योजना के को हटा लेना आप। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो 2000 से स्टार्ट हुई थी, उसके थ्रू 7.2 लाख किलोमीटर के आसपास रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मटेरियल मिल रहे हैं। अगला, इक्विप्ड स्कूल एंड टीचर, स्कूल के सुधार के लिए पीएम श्री रिसेंटली स्कीम आई है, और ये तो प्रीलिम्स में पूछी जानी है। ठीक है। इसके तहत जो है 14,500 स्कूल सेटअप किए जाएंगे। ये डेटा जरूर याद रखना, प्रीलिम्स में आने वाला है इस साल। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो 30 करोड़ एनरोलमेंट हुए हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में, और 49 करोड़ जो है एनरोलमेंट हुए हैं PMSYM स्कीम के द्वारा। ठीक है। तो PMSYM स्कीम जो है आपका, इसकी एज ग्रुप क्या होती है, किसी को पता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी। ये है आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, और इसमें एज ग्रुप जो है 18 से 40 है, याद रखना। बाकी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हेल्थ के लिए हो गई आपकी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ठीक है। रोड के लिए हो गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है। स्कूलों के लिए हो गए पीएम श्री। सोशल सिक्योरिटी के लिए हो गई प्रधानमंत्री जो है स्वास्थ्य बीमा योजना और PMSYM। लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए मनरेगा, मनरेगा के थ्रू जो है जॉब प्रोवाइड की जा रही है, कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता ही है। और अभी इसके बाद हम मनरेगा को डिटेल में पढ़ेंगे भी। क्लीन कुकिंग फ्यूल दिया जा रहा है, किसके अंदर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर 11 करोड़ सिलेंडर बांट चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो है कौशल योजना, जिसमें 13 लाख कैंडिडेट ट्रेन कर दिए चुके हैं। सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है, जल जीवन मिशन है, 11 करोड़ वाटर टैप कनेक्शन दे दिए गए हैं इसमें। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 2.9 करोड़ हाउस होल्ड सौभाग्य स्कीम के अंदर। हाउसिंग फॉर ऑल की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण काम कर रही है। तो एक रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। तो जब भी रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आए, इन्हीं सारे कंपोनेंट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। फ्री फंड का आंसर मिल रहा है आपको इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इस पे इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, हम प्लस की क्लास में तो करते ही करते हैं, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM, इसको थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या करता है, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि भाई आजीविका देना, यानी ऐसा कुछ काम करो जिससे कि लोगों को रोजगार मिल जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है। तो वही देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी रूरल लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको जो है एक तरीके से डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड ऑप्शंस मिले। ठीक है ना, क्लियर। ऐसा नहीं कि आपको यही आजीविका करनी है, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनकी आजीविका मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें 4 कंपोनेंट है मेन। ठीक है ना,
पहला कंपोनेंट है उनका सोशल मोबिलाइजेशन करना, उनको क्या करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना, उनको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना, ठीक है। फिर उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाना, फिर उनका सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट करना, और फिर उनका सोशल इंक्लूजन करना। तो ये की टर्म है जो आपको क्या करेंगी, मेंस की अभी से प्रैक्टिस कराएंगी। कंपोनेंट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अलग से भी दे रखे हैं, तो आप ऐसे फ्लो डायग्राम से भी कर सकते हो। सेम उसी चीज को यहाँ पे लिखा है। इसमें देखो 5 कंपोनेंट कर दिए बस उन्होंने। पहला था क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन और उनको अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा, उनको इंडेंजरिंग फार्मिंग एंड फार्मर कलेक्टिव्स, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ और वास, वास की फुल फॉर्म दिखना है, पढ़ा रखा ऑलरेडी। सोशल इंक्लूजन और स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी से आप इन सारी चीजों को क्या करें, कवर करें। मैं फिर कह रहा हूं, टॉपर पढ़ता है प्रीलिम्स प्लस मेंस, और जो टॉपर नहीं होते हैं वो 365 दिन केवल और केवल प्रीलिम्स 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 करते रहते हैं। तो कृपया करके ऐसा मत करो, जीवन एक ही बार मिला है, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी तैयारी को मोड़ो, और मेंस भी पढ़ने से प्रीलिम्स और ज्यादा मजबूत होता है। मैं आपको बता बता के थक गया हूं, तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका बदले। यही सेम चीज आपको पेपर के बाद भी लिखनी है, ठीक है। पेपर के बाद आपको 45 दिन देगा मेंस लिखने के लिए। अभी से लिखोगे तो प्रीलिम्स भी मजबूत होगा, और मेंस में भी क्या करोगे, अच्छा प्रदर्शन करोगे। सिंपल सी बात है, इसको जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। अब आ जाते हैं मनरेगा स्कीम। और मनरेगा स्कीम में देखो कितनी अच्छी नई बात पता चलेंगी हमें। ये सभी को पता है कि मनरेगा स्कीम 2005 में आई थी। इसमें मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और स्पेशली जब आपने रोजगार के लिए आप गए मनरेगा के, ठीक है, अगर आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो भैया आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस डेली मिलेगा। इसका भी प्रावधान है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें सबको पता थी, ठीक। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक कितने लोग जो है इस स्कीम के अंदर जो है 2023 तक जो है आपके एम्प्लॉयड ले चुके हैं। तो 5.6 करोड़। इस डेटा को याद रखना, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे अचीवमेंट देख लो मनरेगा के। पहला अचीवमेंट क्या है, जियो टैगिंग ऑफ एसेट। जियो टैगिंग ऑफ एसेट जो है ये 3 फेसों में करी गई थी। 2016 से स्टार्ट कर दी गई थी, फिर 2017 में दोबारा करी गई, ठीक है। तो कुल मिला के जब काम शुरू हुआ तो उसकी जियो टैगिंग करना, जब काम जो है शुरू हो, जब इनिशिएशन हुआ तब, और जब काम चलने लग गया तब, और जब काम कंप्लीट हो गया तब, ठीक है। सबकी जियो टैगिंग। अब जियो टैगिंग से क्या है कि यहीं से हम वेबसाइट में जो है भुवन पोर्टल में जाकर एंट्री मार के गांव की, और जो है देख सकते हैं कि भैया वहां पे रोड बनी है कि नहीं बनी है, वहां पे पुल बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरह सोशल स्क्रूटनी होगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। तो मनरेगा जो भी काम कर रहा है उसकी भैया जियो टैगिंग होनी चाहिए, ठीक है। और मनरेगा के अंदर जियो टैगिंग ऑफ एसेट सफलतापूर्वक की गई है। तो ये अचीवमेंट है मनरेगा का, ठीक है। क्वेश्चन सीधे आ जाएगा कि भैया क्या क्या अचीवमेंट है, लिखो। तो यही सब लिखने पड़ेंगे। दूसरा, ये तो बहुत अच्छा है जो है कि इसमें मैंडेटरी एक्सपेंडिचर, इतना मैंडेटरी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी पे। समझो इसका मतलब क्या है, इसे देखो। एज पर द प्रोविजन ऑफ दैट, नियम के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो भी होगा is required to at least 60% of the work to be taken in the district in the cost shall be creation of the productive asset। जो भी उसके पास डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पास जो भी पैसा आएगा डेवलपमेंट वर्क का, उसका 60% वो प्रोडक्टिव एसेट में यूज करेगा, और वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटिव होनी चाहिए। सिंपल सी बात सोचो कि मान लो इस ग्राम पंचायत में 100 रुपए जो है खर्च करने के आए हैं, इस 100 रुपए में 60 रुपए एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में खर्च होने हैं। ये नियम है, ठीक है ना, क्लियर। और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे कि लैंड, वाटर और ट्रीज, ठीक है, ठीक। और ये भी एक्सपेंडिचर क्या है, काफी अच्छा हुआ है। तो इसकी भी क्या है, तारीफें की जा रही है। ये अचीवमेंट है मनरेगा के अंदर, ठीक है। अगला अचीवमेंट है ई पेमेंट को प्रोत्साहन किया गया। ई पेमेंट से क्या होगा भैया कि सबकी जो है सैलरी है वो अकाउंट में आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट ने और इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, हालांकि इतना डीप याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वर्कर को डायरेक्टली उनके पोस्ट ऑफिस या बैंक ऑफिस जो है आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में क्या है डालेंगे। पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलता है, ठीक है ना, क्लियर। और बैंकों में भी खुलता है, तो उसके थ्रू क्या सीधे उनके पास आ रहा है। इसमें क्या है, हमें कह सकते हैं कि ई पेमेंट सिस्टम को प्रोत्साहित किया गया है, क्लियर।
और अगला है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 99% ऑफ वर्क सीकर जो है उनको सीधे पेमेंट जो है उनके बैंक अकाउंट में मिल रहा है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ठीक है, हालांकि इसमें भी काफी इशू है जिसे हम बाद में देख लेंगे। तो आज की जो इस पार्ट नंबर 3 में आपने क्या सीखा, मनरेगा के बारे में सीखा, अचीवमेंट ऑफ मनरेगा देखे, 5.6 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है अभी तक हुआ है मनरेगा के थ्रू। मनरेगा में 2005 में आया था, 100 दिन का एटलीस्ट जो है गारंटीड रोजगार मिलता है। 15 दिन के अंदर नहीं मिला तो 15 दिन के बाद डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा आपको। ये हमने दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के कंपोनेंट देखे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये आज का एक हमारा त्रुप का इक्का देखा, जिसमें हमने रूरल डेवलपमेंट की बात करी। इतने सारे एस्पेक्ट में आप इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना, क्लियर। और मुद्रा स्कीम में हमने 3 देखा था, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, और कोलेट्रल की कोई जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देख ली हमने, प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना, मानधन योजना देखी, व्यय वंदना योजना देखी, जीवन ज्योति योजना देखी हमने, इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष देखा, ई संजीवनी देखा। ठीक है, और ये हमने 12 जो है क्या है इसमें डिसीज कवर होती है ये देखा। समझ में आया। ऐसे ही अब आगे का जो पड़ाव होगा वो वाटर से रिलेटेड होगा, और वाटर से रिलेटेड भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स का मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कराई जा रही है आपको इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल स्टडी के द्वारा। ठीक है, कमेंट जरूर करना कुछ चीज समझ में ना आए, और वीडियो को शेयर जरूर करना कम से कम 10-10 20 बच्चों को, जिससे उनको पता चले कि भैया इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चैप्टर वाइज उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इस चीज में आप हमारी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।